हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ डॉक्टर सरिता। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टेक्सटाइल से है, यानी कि वस्त्र विज्ञान से है। हम आज के क्लास में परिसज्जा के बारे में समझेंगे, यानी कि फिनिशिंग क्या है, फिनिशिंग किसे कहते हैं। देखिए, वस्त्र विज्ञान में हम इस वर्ड से तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग परिचित हैं कि वस्त्र विज्ञान की सबसे सूक्ष्म जो इकाई है वो क्या है, फाइबर है। ठीक है, हर क्लास में इस पर चर्चा होती है कि वस्त्र विज्ञान की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है, फाइबर है। फाइबर के बाद क्या बनता है, यान बनता है। फाइबर से फिर यान बना, धागा बना। ठीक है, यान से क्या होता है, फैब्रिक बनता है। फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से क्या बनता है, फैब्रिक से गारमेंट बनता है। ठीक है ना, गारमेंट बनता है। तो इन जो सारी प्रक्रिया हैं, जो 4 प्रोसेस है, फाइबर टू यान, यान टू फैब्रिक, फैब्रिक टू गारमेंट। ठीक है, फाइबर से हमने यार्न बना लिया, धागा बना लिया। ठीक है, तंतु से हमने धागा बना लिया। अब हमने फैब्रिक बनाई। ठीक है, तो जो सॉरी, जो फैब्रिक होती है वो स्टार्टिंग में क्या कहलाती है, वो स्टार्टिंग में ग्रे गुड्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि जब कताई होती है, बुनाई होती है, कताई से हमने धागा बना लिया, हमने जो आपका फाइबर है उसको कताई करके धागा बना लिया। ठीक है, यान बना लिया, यान के बाद उससे बुनाई हुई, वीविंग हुई, है ना। तो क्या हो गया, उसके बाद हमें कपड़ा मिला, हमें क्या मिला, फाइबर मिला। तो वो कताई और बुनाई के बाद जब वस्त्र तैयार हो जाता है तो करघे से उतारे गए जो वस्त्र होता है उसमें वो पहनने के काबिल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इस पर बहुत सारी अशुद्धियां लगी होती है, तेल लगा होता है, ग्रीस लगा होता है, दाग धब्बे लगे होते हैं, वस्त्र गंदे होते हैं, मटमैले से दिखते हैं, उनकी आकृति भी टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, उस पर कहीं रोए होते हैं, कहीं फुज्जी निकली होती है, मतलब और वस्त्र छूने में भी जो कपड़े खुरदुरे से लगेंगे, मतलब अच्छे नहीं लगेंगे, आकर्षित नहीं लगेंगे। तो उनको उस वक्त क्या कहला जाता है, उस वक्त जो कपड़ा आपके करघे से उतारा गया कपड़ा को हम ग्रे गुड्स कहते हैं, है ना। कच्चा भी पदार्थ होता है, कच्चा माल होता है। अब उसको क्या की जाएगी, उस पर पहनने लायक बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, उस पर उसकी जो बुनाई होती है उसको सब एक समान करने के लिए वस्त्रों पर कुछ आवश्यक और विशेष प्रकार की परिसज्जा की जाती है, फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग करने से क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं उस पर निखार आ जाएगा, वो सुंदर दिखने लगेंगे, उसके जो बाहर वाला जो टेक्सचर है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो परिसज्जा का मेन मोटिव यही होता है कि वस्त्र की कमियों को छुपाया जाता है। अगर वस्त्र की में बुनाई के दौरान कुछ कमियां हैं, ठीक है, तो उसको परिसज्जा से छुपाया भी जाता है और उसकी जो सुंदरता होता है उसको इन्हेंस किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है, बस जब करघे से उतरेगा तो बहुत सारी अशुद्धियां होंगी ना, सिर्फ गंदे ही नहीं होंगे, वो क्या होंगे, उनकी आकृति भी टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, कहीं से आपका ताना बाना का रेशा खींचा रहेगा, कहीं आपके रोए छूटे होंगे, कहीं धागे की ज्वाइंट होगी। तो ये बहुत सारी, और देखने में वो गंदे दिखेंगे। तो उस पर परिसज्जा की जाती है और परिसज्जा से वस्त्र क्या होते हैं, सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं और मजबूत भी हो जाते हैं, कुछ मायने में मजबूत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वस्त्र पे क्या करते हैं, परिसज्जा करते हैं। परिसज्जा की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो क्या कहलाता है परिसज्जा की परिभाषा, कि करघे से उतारे गए तैयार वस्त्र पर विभिन्न विधियों द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसे वस्त्र के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन होकर निखार आ जाता है, देखने में सुंदर और आकर्षक लगता है, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, वो क्या कहलाता है, परिसज्जा कहलाता है। हमने क्या कहा अभी, कि करघे से उतारे गए तैयार वस्त्र, है ना, करघे से उतारे गए जो आपके तैयार वस्त्र होते हैं, करघे से उतारे गए तैयार वस्त्र, ठीक है, अभी वो क्या है, आपकी फैब्रिक बन गया है। पर विभिन्न विधियों द्वारा जो प्रक्रिया की जाती है उसे वस्त्र के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन आता है, जो बाहर का टेक्सचर होता है, जो देखने में हमको मिलता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन कैसा होता है, पॉजिटिव परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, निखार हो जाता है, देखने में सुंदर लगेगा, आकर्षक लगेगा, वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम परिसज्जा कहते हैं। सॉरी, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि परिसज्जा हम क्यों करते हैं, वस्त्र की कमियों को छुपाता है परिसज्जा और उसकी खूबियों को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, कुछ दोष होते हैं तो उसको भी छुपा दिया जाता है परिसज्जा से। हम देखेंगे परिसज्जा का क्या इंपॉर्टेंट है, परिसज्जा क्यों का महत्व और उद्देश्य क्या है। तो देखिए, परिसज्जा क्या करता है, परिसज्जा आपके वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारता है और आकर्षक बनाता है।
ठीक है, उसे हम देखने में बहुत आकर्षक, मनोहारी, सुंदर दिखने लगते हैं वस्त्र, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा तब तो आप परचेज़ करेंगे। मार्केट में जाएँगे और ग्रे गुड्स मिल से करघे से उतारा हुआ कपड़ा कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। गंदे से, मटमैले से दिखेंगे तो उसको कोई नहीं लेगा। तो उसपे परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा से वो क्या होते हैं, बाहर का जो रूप होता है, मतलब दिखने वाला जो पोर्शन होता है, टेक्सचर होता है, वो चेंज हो जाता है और सुधार हो जाता है और सुंदर आकर्षक लगता है। वस्त्र में परिसज्जा के द्वारा विभिन्नता भी लाई जाती है। विभिन्नता इन द सेंस, आप परिसज्जा की जाएगी तो कहीं कढ़ाई की जाएगी, कहीं उसके रोएँ उठा दिए जाएँगे, कहीं रोएँ काट दिए जाएँगे, कहीं पे क्या की जाएगी, आपके मांड लगा दिया जाएगा, है ना? तो फिनिशिंग मतलब की जाएगी। तो बहुत सॉरी, परिसज्जा द्वारा बहुत तरह की परिसज्जा की जाती है, यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। इससे क्या होता है, वस्त्र में बहुत सारे विभिन्नता, यानी कि एक ही कपड़ा है उसमें बहुत तरह की गुण आ जाते हैं, अलग अलग गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें विभिन्नता लाई जाती है परिसज्जा द्वारा। कलर करके परिसज्जा लाई जाएगी, डाइंग द्वारा, पेंटिंग द्वारा डिफरेंसेस हो जाएंगे। एक ही मान लीजिए कॉटन का कपड़ा है, किसी पे कुछ प्रिंट किया, किसी पे कुछ कलर का रंग कर दिया, डाइंग किया, किसी पे एम्ब्रॉयडरी कर दी, तो वो तो एक अलग सजावटी परिसज्जा है। और ऐसे ही परिसज्जा है, किसी को मॉइस्चराइज किया, है ना, किसी पर कैलेंडरिंग की प्रोसेस करी, तो ये क्या होता है, इससे होता है कि वस्त्र जो होते हैं डिफरेंस आ जाते हैं। किसी पे रोएं छोड़ दिया, किसी पे बिल्कुल फिनिशिंग कर दिया, रोएं हटा दिया, तो इससे वस्त्र में विभिन्नता आती है, यानी कि एक ही वस्त्र अलग अलग तरीके से भी अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, वस्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। वस्त्र क्या होता है, उपयोगिता, उसमें उसकी कमियां हैं सो छुप जाती हैं, और उसमें बहुत सारे रासायनिक परिसज्जा, यांत्रिक परिसज्जा द्वारा उसकी मतलब गुण को इन्हेंस किया जाता है, तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। सॉरी। वस्त्र की कार्यक्षमता और गुण में वृद्धि करना, इससे क्या होता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है और उसकी क्वालिटी में सुधार हो जाता है, बढ़ जाता है। रख रखाव भी सरल हो जाता है। कहीं आपको ऐसे वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे कि मान लो कि झुर्रीदार वस्त्र है, ठीक है, परिसज्जा द्वारा झुर्रियाँ पैदा की जाती है, तो उस पर आयरन करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज पहनेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वैसा ही वस्त्र चुना है जिसमें कि आपकी क्रेप, जैसे क्रेप है, तो क्रेप पे विशेष आयरन करने की जरूरत नहीं होती, आप उसको ऐसे ही पहन सकते हैं। सिंथेटिक फाइबर है, उस पर भी आयरन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, रख रखाव भी इजी बनाते हैं। कुछ वस्त्र को आप क्या करते हैं कि परिसज्जा के द्वारा आप श्रिंक प्रूफ कर देते हैं, यानी कि वो सिकुड़ता नहीं है। ऐसी परिसज्जा की जाती है जैसे वो सिकुड़ेगा नहीं, तो आपको बार बार आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ वस्त्र को वाटर प्रूफ कर दिया जाता है तो वो जल्दी सूख जाता है। इस तरह से क्या होता है कि रख रखाव आसान हो जाता है, उसकी केयरिंग ईजी हो जाती है। किसी को वस्त्र को आपके कीड़े मकोड़े से प्रूफ, यानी कि मोथ प्रूफ कर दिया जाता है, ठीक है, फुफदी प्रूफ कर दिया जाता है, तो फुफदी नहीं लगेगी, उसको इजीली कैसे भी रख लो। तो ये क्या होता है, उसे आप सिंपल वे में रख सकते हैं, ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उसके बाद क्या है, वस्त्र को कड़ा किया जाता है और वजन बढ़ाया जाता है। जैसे देखिए, सिल्क का जो फाइबर है काफ़ी महंगा होता है, सिल्क आप रेशम बहुत महंगा होता है, तो रेशम में क्या किया जाता है, जब बुनावट की जाएगी तो कम रेशे का यूज़ करके कपड़ा बना लिया जाएगा। अब चूंकि कम रेशे का यूज़ किया गया तो कपड़ा हल्का होगा, है ना, मध्यम श्रेणी का होगा, तो उस पर क्या किया जाता है, उसमें मांड लगा के और उसके वजन को बढ़ाया जाता है, उसे मेटेलिक मांड लगाया जाता है, मेटेलिक गोंद चिपकाया जाता है, जिससे सिल्क का वजन बढ़ जाता है और उसका जो झीनापन है वो भी सघन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कड़ा भी हो जाता है, उसकी वजन भी बढ़ जाती है और क्वालिटी इनहेंस हो जाती है, ठीक है। वस्त्र के दोष को छुपाया जाता है परिसज्जा द्वारा। वस्त्र के दोष को जो उसमें कमियां होंगी उसको छुपा दिया जाता है और बनावटी वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल फाइबर भी परिसज्जा के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे परिसज्जा कितनी प्रकार की होती है। तो जो परिसज्जाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। परिसज्जा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक परिसज्जा कहते हैं। एक जो आपका है वो क्या है, यांत्रिक परिसज्जा, दूसरा रासायनिक परिसज्जा। तो इस प्रकार परिसज्जा, हमने कहा कि परिसज्जा दो प्रकार की होती है। अब देखते हैं हम यांत्रिक परिसज्जा क्या है। देखिए, जो यांत्रिक परिसज्जा आपका है उसमें सबसे पहले आएगी आपका कुटाई करना। कुटाई मारना पीटना नहीं गले में सुबह से सॉरी। यांत्रिक परिसज्जा में क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बीटिंग कहते हैं, ठीक है। एक तरह से हम क्या करते हैं बीटिंग में, कि जो करघे से आपके जो कपड़े उतरे हुए हैं, बीटिंग के प्रोसेस में जो करघे से कपड़े उतरे हुए हैं, जो लूम से कपड़े उतरे हैं, उसमें वो क्या होता है, वो ग्रे गुड्स होता है। तो उसकी सतह कैसी होगी, रुखड़ी होगी, बीच बीच में छिद्र होगा, मतलब छेद दिखाई पड़ेंगे, तो झीनापन होगा, क्योंकि करघे में क्या है, कपड़ा जो ताना और बाना खींचा हुआ है, तो बहुत सारा उसमें कमियां होती हैं। तो इन दोषों को दूर करने
के लिए, उसके झीनेपन को ख़त्म करने के लिए, उसके जो छेद होते हैं उसको बंद करने के लिए वस्त्र को क्या किया जाता है, बीटिंग की जाती है। यानी कि बड़े से हथौड़े से उसको कूटते हैं, हथौड़ा या लकड़ी का ऐसे होता है हथौड़ा, उससे कुटाई की जाती है। ठीक है, कुटाई द्वारा वस्त्र का जो रेशा होता है बुनाई के समय जो फूला फूला है वो दबकर चपटा हो जाता है, जिससे जो कि वस्त्र में जो झीनापन है वो छेद है वो भर जाता है, जिससे कपड़े की संरचना आपकी घनी हो जाती है और चिकनी भी हो जाती है। तो कुटाई करने से क्या होता है, वस्त्र की जो कमी है यहाँ पे झीनापन है, जिसमें छेद है, जो उसका रुखड़ापन है वो खत्म हो जाता है, कपड़ा की संरचना सघन हो जाती है और चिकनी सतह भी क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। समझ में आई बात? इस पॉइंट्स को आप लिखते रहिए कि कुटाई करना मतलब बीटिंग करना क्या है। तो करघे से उतारे गए जो ग्रे गुड्स की सतह क्या होती है, रुखड़ी होती है, बीच बीच में छेददार दिखलाई देती है, उसके दोष और गुण को कुटाई के द्वारा छुपाई जाती है। ठीक है, यह क्रिया लकड़ी के हथौड़े से की जाती है, लोहे के हथौड़े से नहीं, लकड़ी के हथौड़े से की जाती है। कुटाई के क्रिया द्वारा क्या होता है, तो वस्त्र का जो रेशा होता है दबकर चपटा हो जाता है, उसके छेद जो होते हैं बुनाई के समय जो करघे में बुनाई के दौरान हुए हैं उसको क्या की जाती है, वो भर जाता है और उसकी संरचना सघन और सतह चिकनी हो जाती है। समझ में आई बात? सबने लिख लिया? इस पॉइंट को, इसको डिस्क्रिप्शन को आप जो मैंने डिस्क्राइब किया कुटाई करने को उसको लिखते जाइए, नहीं तो फिर बाद में आपको एग्जाम के समय प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ कुटाई करना से काम नहीं चलेगा, आप उसको डिटेल में समझिए और उसको लिखिए, जो भी मैं बोल रही हूँ उसको नोट डाउन करते रहिए। सेकेंड जो प्रोसेस है आपका सीजनिंग, यानी कि सतह को सुलझाना। ठीक है, सतह को झुलसा जाना, सतह को क्या कर रहे हैं सीजनिंग में, सतह को झुलसा कर चिकना करना, इसको क्या कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं। सीजनिंग में क्या होता है, देखिए सीजनिंग में जो आपकी सतह पे रोए निकले हुए हैं, करघे से जो वस्त्र बुन रहा है उसको रोए निकले हुए हैं, कहीं कहीं धागे की जॉइंट है तो वो बाहर निकले रहेंगे, भद्दे से दिखेंगे। तो सीजनिंग की क्रिया में की जाती है तांबे के गर्म रोलर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तांबे का जो रोलर होता है, गर्म रोलर होता है, मतलब चलते रहता है चक्का के समान, उस पर क्या किया जाता है, उससे वस्त्र को निकाला जाता है। तो जब वस्त्र तांबे के गर्म रोलरों के संपर्क में आते हैं तो उसके जो रोए ऊपर निकले होते हैं, जो गांठ वगैरह निकली होती है वो जलकर झुलस जाती है। तो उससे क्या होता है, वो चिकने हो जाएंगे, चिकने एक बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होती है, सतह चिकनी हो जाती है, इसको हम सीजनिंग कहते हैं। सीजनिंग के क्रिया में तांबे के गर्म रोलरों का इस्तेमाल किया जाता है और सतह पे जो भी फुज्जियाँ निकली होती हैं, जो भी रेसे छूटे होते हैं वो उससे तांबे के गर्म रोलरों के माध्यम से जलकर झुलस जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सतह होती है वस्त्र की चिकनी हो जाती है, मुलायम हो जाती है और देखने में अच्छी लगती है। नेक्स्ट है रोएं काटना और झाड़ना, सियरिंग एंड ब्रशिंग। तो इसमें क्या होता है, बुनाई के पश्चात जो वस्त्र पे छूटे हुए रेसे होते हैं, छोटे छोटे रेसे जो छूट जाते हैं उसको क्या किए थे, काट दिया जाता है मशीन के द्वारा और फिर उसको ब्रशिंग कर दी जाती है। तो रोएं क्या होता है, झड़ जाते हैं, वस्त्र आपके सुंदर दिखने लगते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोसेस जो है आपका है कैलेंडरिंग। ठीक है, कैलेंडरिंग में क्या होगा, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस कैलेंडरिंग मतलब आपका होता है कि बड़े बड़े जो रोलर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। कैलेंडरिंग के प्रोसेस में बड़े बड़े रोलरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, कैलेंडरिंग का तात्पर्य है कि मतलब व्यापारिक स्तर पर आयरन करना, इस्त्री करना, प्रेस करना। ठीक है, कैलेंडरिंग से मतलब होता है व्यापारिक स्तर पर आपके कपड़ों को आयरन करना, प्रेस करना। समझ में आई बात? और ये प्रेस तो छोटे छोटे प्रेस से नहीं होता है, जो हम घरेलू तौर पर नहीं, वो बड़े बड़े रोलरों के माध्यम से कपड़े पर क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। जिससे क्या होता है, कैलेंडरिंग में रोलरों पर एक तरह की पॉलिश भी लगी होती है, जिससे कि जो सतह होते हैं कपड़े के चिकने हो जाते हैं और चमकदार हो जाते हैं। ठीक है, वो जो आपके रोलर होंगे, कैलेंडरिंग में जो रोलर इस्तेमाल किया जाता है उस पर एक तरह की पॉलिश लगी हुई होती है, जिससे क्या होता है, सतह जो है कपड़े का चिकना और चमकदार हो जाता है। नेक्स्ट आपका है नैपिंग, यानी कि रोएं उठाना। रोएं इस प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों में रोए उठाए जाते हैं, जो रोएदार कपड़े होते हैं, है ना, फर वाले कपड़े होते हैं, तो इससे क्या होता है, ये रोएं उठाने की क्रिया भी की जाती है, परिसज्जा। फर वाले कपड़े भी देखने में अच्छे लगते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को ठंड में गर्मी भी प्रदान करते हैं, क्योंकि वो फर में क्या होता है, बाहर से जो एयर आता है उसमें आके रुक जाता है तो हमें गर्माहट मिलती है। तो आपके रोएं उठाना में, नैपिंग के क्रिया में वस्त्र को सुंदर बनाया जाता है, कैसे, रोएदार बना के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टेटरिंग।
अब टेटरिंग क्या है? तो टेटरिंग की क्रिया में वस्त्र को एक समान सिधाई चौड़ाई का बनाया जाता है, मतलब चारों तरफ से एक समान। जैसे कि आपके करघे पे वस्त्र ताना और बाना में लगा हुआ, तो खींचेगा तो कहीं से तिरछा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, वस्त्र की क्या हो जाती है, वस्त्र टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। तो इसमें आपको क्या किया जाता है टेटरिंग में, मतलब वस्त्र को जो आपने करघे से उतारा है, तो उसके जो दोनों सेल्वेज हैं, सेल्वेज का मतलब होता है जैसे कि आपके करघे से वस्त्र बन गया, ये कपड़ा है, ठीक है, तो ये किनारे, ये सेल्वेज और ये सेल्वेज, इसको फंसा दिया जाता है हुक में, किसी हुक में फंसा दिया जाएगा और फ्रेम पर तान दिया जाता है कपड़ों को, फिर उसमें भाप लगाई जाती है, जिससे वस्त्र क्या होता है, सीधा हो जाता है और एक समान चौड़ाई का हो जाता है, ठीक है। टेटरिंग के प्रोसेस में जो आपके वस्त्र के सेल्वेज हैं उसको हुक में फंसा के दोनों तरफ से फ्रेम पर तान दिया जाता है और फिर उसमें भाप लगाया जाता है, जिससे वस्त्र सीधा हो जाता है और सभी तरफ से एक समान चौड़ाई का हो जाता है, इज़न्ट इट। उसके बाद है वस्त्र को कड़ा करना एवं भरना। वस्त्र को कड़ा करना और भरना को क्या कहते हैं, साइजिंग एंड ड्रेसिंग। इस प्रक्रिया में होता है कि वस्त्र की संरचना संबंधी दोष को छुपाई जाती है। जो वस्त्र बने हैं, हमने कपड़े जो बनाए हैं, उसकी जो भी कमियां हैं, जो भी डिमेरिट है, उसको आपके वस्त्र को कड़ा करके, मतलब उसकी झीनापन है, उसको माड़ से, गोंद से, किसी प्रकार से उसको भरा जाएगा। फिर उसको क्या किया जाए, उसको फिर कड़ा भी होता है। आप घर में कपड़े को मांड देते हैं, स्टार्च लगाते हैं, तो आप देखेंगे कॉटन के कपड़े में आपने स्टार्च लगाया, तो स्टार्च लगाने से क्या होता है, कपड़ा टाइट हो जाता है कॉटन का कपड़ा, और जब आप उसको आयरन कर देते हो तो एक ग्रेस भी आ जाती है ना, एक चमक आती है। घर में आप करके देखिएगा, कॉटन के कपड़े को, सूट को या साड़ी को आयरन करके देखिए, तो क्या होगा, आपने उसमें लगाई स्टार्च, उसके बाद आपने उसको सुखा दिया और उस पर आयरन करा, तो उसके जो छिद्र होंगे वो तो भरी जाएंगे और आपकी उससे सतह भी चिकनी हो जाएगी। तो यही व्यापारिक तौर पर जब की जाती है ना, तो इसको साइजिंग और ड्रेसिंग कही जाती है, ठीक है। साइजिंग ड्रेसिंग से क्या होता है, वस्त्र की जो कमियां होती हैं, संरचना में जो कमी होती है वो उसको छुप जाती है, वस्त्र कड़ा हो जाता है और वस्त्र के छेद भर जाते हैं। इस क्रिया के लिए कभी कभी केमिकल का यूज़ किया जाता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, गोंद, मोम, माड़ इत्यादि का यूज़ किया जाता है। क्या, कौन से केमिकल, जो आपका साइजिंग और ड्रेसिंग में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, गोंद, मोम, माड़ इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिससे वस्त्र की जो सतह होती है झीरापन भर दिया जाता है, isn't it? नेक्स्ट हम समझ लेते हैं आपकी शेयरिंग। शेयरिंग क्या है, तो शेयरिंग की प्रक्रिया से भी क्या की जाती है, वस्त्र पर चमक लाई जाती है। जो शेयरिंग है, इसकी प्रक्रिया से वस्त्र पर चमक लाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिरेनाइजिंग की। सिरेनाइजिंग या विधि, इस विधि से भी कपड़े पर चमक ही लाई जाती है। इसके लिए क्या की जाती है, रोलर पर जो आपके गर्म रोलर होंगे, उस पर छोटे छोटे बारीक छिद्र बनाई जाती है। देखिए, जैसे कि आपका ये रोलर है ना, ये रोलर है, और इस पर क्या किया जाएगा, इस पर छोटे छेद होते हैं, ठीक है, जिसे क्या होता है, रेखाएं खुदी होती हैं, रेखाएं तिरछी भी खुदी हो सकती है, बिल्कुल बारीक सी रेखाएं, तिरछी रेखाएं खुदी रहती हैं, जो लगभग प्रति इंच कितनी होगी, 600, ठीक है, 600 प्रति इंच होती है। सोच लीजिए कि हर इंच में इतने छोटे आपके रेखाएं होंगी, बारीक खींची होंगी, जो कि हर इंच प्रति इंच 600 की दर से होती हैं। तो इससे क्या होता है, जब रोलर को उस पर वस्त्र पर दबाया जाता है, तो ये रेखाएं क्या होती है, वस्त्र पर उभर जाती हैं, वस्त्र पर प्रिंट हो, एक तरह से कहिए कि वस्त्र पर प्रिंट हो जाती हैं। तब क्या होता है, तब जब इन वस्त्र जब प्रिंट हो गया है ये रेखाएं वस्त्र पर, तो वस्त्र पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो इससे वस्त्र पर और ज़्यादा चमक दिखाई देती है। आपको समझ में आई ये सिरेनाइजिंग एक और बार समझाती हूँ। देखिए, सिरेनाइजिंग की प्रक्रिया में जो आपका सिरेनाइजिंग है, ये क्या कि इसका मतलब होता है कि वस्त्र पर चमक लाने के लिए सिरेनाइजिंग की जाती है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए एक रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गर्म रोलर होता है, और उस पर तिरछी बारीक बिल्कुल महीन रेखाएं खींची होती हैं। इतनी महीन रेखाएं होती हैं कि प्रति इंच 600 होती हैं, 600 की इंच से प्रति इंच रेखाएं होती हैं। तो अब इन रेखाओं पर, इन रोलरों पर जो रेखाएं हैं, उस पर वस्त्र पर लगाया जाता है, वस्त्र पर दबाव से उतारा जाता है। तो जब वस्त्र को उस पर दबाव डाला जाएगा, तो वस्त्र पे ये रेखाएं उभर जाती हैं, यानी कि प्रिंट हो जाती हैं, और जब प्रिंट हो गई तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्ट करती हैं, है ना, प्रतिबिंबित होती हैं, जिससे ज़्यादा चमक दिखलाई देता है, isn't it?
चमक देखिए, वस्त्र पर चमक लाने के अलग अलग तरीके की प्रक्रिया हो रही है। आपकी स्टेयरिंग में भी वस्त्र पे चमक लाया जाएगा, सिरेनाइजिंग में भी वस्त्र पर चमक लाया जा रहा है। आपको जब साइजिंग की जा रही है उसमें भी क्या होता है, जब आपके मांड स्टार्च लगाया जाता है तो वस्त्र पर चमक आती है ना। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट है वजन बढ़ाना, वेटिंग की जाती है। वस्त्र पर वेटिंग भी कैसे की जाएगी, आपने हम सिल्क का उदाहरण देकर समझाया ना कि कम रेशो का इस्तेमाल जब किया जाता है, किसी भी, सिर्फ सिल्क का नहीं, किसी भी, आपका कॉटन का भी हो सकता है, लिनन का भी हो सकता है, कम रेशो का इस्तेमाल करके जब वस्त्र बनाई जाती है, आपको मुझे वस्त्र का काउंट भी बढ़ाना है। काउंट में मतलब कितने काउंट में सघन रेशे बनते हैं, कितने में कम बढ़ाते हैं, एक और क्लास लूंगी तो उसमें काउंट बढ़ा दूंगी। तो काउंट ये क्या होता है, वस्त्र का जो वजन बढ़ाया जाता है, तो वस्त्र जब बुनाई होती है ना तो उसमें कम रेशो का इस्तेमाल किया तो वस्त्र झिनी होगी, ठीक है, पतली, आपके उसमें छिद्र देखेंगे। तो छिद्र को छिपाने के लिए उस पर गोंड, मांड और धातु के भी चूर्ण लगाया जाता है, यानी कि धातु का आपकी पाउडर लगाया जाता है, ठीक है, आपके मेटल के पाउडर लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, और उसको गोंद के माध्यम से चिपका दिया जाता है। व्यापारिक जो गोंद होता है उसके माध्यम से चिपका दिया जाता है, जिससे वस्त्र में एक कड़ापन आता है और वजन भी बढ़ जाती है, इजंट इट। नेक्स्ट है आपका क्रेपिंग। क्रेपिंग का मतलब होता है कि वस्त्र पर एक तरह से कहा जाएगा कि वस्त्र पर ये डाली जाती है, चुन्नट डाली जाती है, ठीक है। क्रेपिंग की जाती है, हम एक तरह से यांत्रिक विधि से की जाती है, ठीक है, यांत्रिक विधि से की जाती है क्रेपिंग। तो क्या होता है, जो आपकी मशीन के द्वारा जो क्रेपिंग की जाएगी वो कुछ समय बाद हट जाती है, ठीक है। यह परिचर्या यांत्रिक और रासायनिक दोनों विधि से की जाती है, लेकिन जब हम सिर्फ यांत्रिक विधि से यानी कि मशीन की विधि से करेंगे तो क्रेपिंग अस्थायी होती है। जब हम मशीन से क्रेपिंग करते हैं तो क्या होता है, कुछ समय बाद वो क्रेपिंग धुलाई से नष्ट हो जाती है, यानी कि हमने एक आर्टिफिशियल उसमें क्या किया है, मशीन के द्वारा उस पर रूलरों के दबाव से चुन्नट डाली है, ठीक है, यानी कि घुंघरेला बनाया है, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप उसको आयरन धोएंगे, आयरन करेंगे तो वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब रासायनिक विधि से क्रेपिंग की जाती है तो वो आपके परमानेंट रहता है, क्योंकि उसमें केमिकल का यूज करके क्रेपिंग की जाती है, isn't it? क्रेपिंग से क्या की जाती है, वस्त्र पे आपका घुंघरीलापन लाया जाता है। नेक्स्ट आपका एम्बॉसिंग यानी कि नक्काशी करना। नक्काशी क्या होता है, नक्काशी भी गर्म जो आपके रोलर होते हैं उस पर ही डिजाइन बने होते हैं, रोलरों पर आपके डिजाइन बने होते हैं। और क्या होता है, मतलब जब गर्म रोलर होते हैं जो वस्त्र के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, उस पर वो प्रिंट हो जाते हैं डिजाइन, ठीक है। किसी यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ऐसी चूंकि रोलर बहुत गर्म है तो उससे क्या हो रहा है, वो उस पर प्रिंट हो जाते हैं कपड़ों पर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको परमानेंट करना है इसको, तो फिर रासायनिक राल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक राल का इस्तेमाल किया जाता है आपके नक्का एम्बॉसिंग को परमानेंट करने के लिए, ठीक है। ये जो एम्बॉसिंग की क्रिया है ये ऊनी वस्त्रों पर नहीं होती है। किस पर नहीं होती है, ऊनी वस्त्रों पर नहीं होती है, बाकी सभी पर हम एम्बॉसिंग की क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोयरिंग। मोयरिंग क्या होता है, तो इस विधि से भी वस्त्र पर चमक लाई जाती है, मोयरिंग से भी वस्त्र पर चमक लाई जाती है। इसके लिए भी क्या होता है, जो आपके रोलर होते हैं, गर्म रोलर होते हैं, उस पर रेखाएं अंकित होती हैं तिरछी तिरछी, और वस्त्र उसके संपर्क में आता है तो दबाव से उस पर क्या होता है, एक डिजाइन बन जाता है, उसको हम मोयरिंग कहते हैं, isn't it? अब हम रासायनिक परिचर्या की बात कर लेते हैं। ये परिचर्या हमने क्या पढ़ी, अभी हम लोगों ने कितनी परिचर्या पढ़ी, हमने देखा था सबसे पहले हमने क्या देखा था, कुटाई करना यानी कि बीटिंग से हम क्या करते हैं, वस्त्र के जो छेद होते हैं उससे भर रहे थे, वस्त्र की जो रोए हैं उसको रे से चपटा हो जा रही थी, जिससे वस्त्र के छेद भर जा रहे थे, संरचना सघन हो जा रही थी। उसके बाद हमने सीजनिंग की क्रिया करी। सीजनिंग में क्या होता है, रोलरों की सहायता से जो कि आपके वस्त्र के जो कपड़े के सतह पे जो छूटे हुए हैं रेसे, आपकी गांठ हैं, उसको काट कर चिकना कर लिया जाता था। फिर हमने शेयरिंग और ब्रशिंग देखा, यानी कि रोएं काटना और ब्रश से झाड़ देना। कैलेंडरिंग देखा, यानी कि व्यापारिक तौर पर एक तरह से इस्त्री करना, आयरन करना, उससे क्या होता है, वस्त्र की संरचना सघन होती है और चमक बढ़ती है। फिर हमने नैपिंग देखा था, यानी कि वस्त्र को रोएदार बनाया जाता है। टेटरिंग में हमने देखा था कि वस्त्र के सेल्वेज को दोनों किनारे पर हुक से फंसा के और उसको क्या किया जाता है, उसमें उस पर ताप दिया जाता है, भाप लगाया जाता है, जिससे वस्त्र जो होता है सीधे हो जाते हैं और एक बराबर हो जाते हैं, सामान्य चौड़ाई लंबाई के वस्त्र बन जाते हैं।
नेक्स्ट हमने देखा था सीजिंग और ड्रेसिंग। सीजिंग और ड्रेसिंग में क्या हो रहा है कि आप वस्त्र को के कमियों को छुपा रहे हैं। साइजिंग और ड्रेसिंग में वस्त्र की कमियों को छुपा रहे हैं, उसको कड़ा कर रहे हैं, उस मतलब एक तरह से वस्त्र की जो झीनापन है उसको भराई की जा रही है। इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, गोंद, माण इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वस्त्र की सतह पर लगाई जाती है और जिससे वस्त्र की सतह जो होते हैं, सरफेस जो होता है भर जाता है, उसमें कड़ापन आता है। उसके बाद हमने सियरिंग देखी थी। इससे भी क्या होता है, वस्त्र पे चमक लाई जाती है। सिनाइजिंग में हमने देखा कि गर्म रोलरों की सहायता ली जा रही है, आपकी गर्म रोलरों की सहायता ली जा रही है, जिसमें कि प्रति इंच 600 आपके लाइन खींची हुई है, तिरछी लाइन खींची हुई है, और इससे कपड़े पर दबाव डाला जाता है। तो गर्मी के कारण क्या होता है, वो उसके जो रोलर पर जो डिजाइन है कपड़े पे छप जाती है तिरछी तिरछी, जिससे कि जब सूर्य प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है और वस्त्र में ज़्यादा चमक दिखती है स्ट्रीनाइजिंग से। फिर वजन को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि उसमें मोम, गोंद, माड़ और इत्यादि धातु के चूर्ण लगा के वजन को बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस जैसे कि एग्जाम्पल में सस्ते रेशमी जो वस्त्र होते हैं उस पर वजन ऐसे बढ़ाया जाता है। ग्लेजिंग यानी कि वस्त्र पर क्या किया जाता है, कड़ा करने वाले पदार्थ लगाकर उस पर रोलरों से गुजारा जाता है, जिसको ग्लेजिंग कहते हैं, है ना। क्रेपिंग हमने देखा कि वस्त्र की सतह को क्या किया जाता है, घुंघरेला बनाया जाता है रसायनों के माध्यम से और यांत्रिक विधि से। यांत्रिक विधि से क्या क्रेपिंग करते हैं तो कुछ समय बाद वो धोने से, धुलाई की क्रिया द्वारा रिमूव हो जाता है, यानी हट जाता है। लेकिन जब यांत्रिक विधि से क्रेपिंग की जाती है तो क्या, जब आपकी रासायनिक विधि से क्रेपिंग की जाती है तो वो परमानेंट होता है। एम्बॉसिंग हमने देखा, एम्बॉसिंग में भी गर्म रोलरों की सहायता ली जाती है। जो रोलरों पर जो डिजाइन अंकित होते हैं वो आपके दबाव से और भाप, प्रेशर से, गर्मी से कपड़े पे अंकित हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्बॉसिंग कहते हैं। फिर हमने मोयरिंग देखा था। मोयरिंग से भी क्या होती है, वस्त्र पर चमक लाई जाती है। तो ये सब प्रक्रिया क्या थी, ये आपकी मशीनों के द्वारा हो रही है। तो मशीनों के द्वारा जो भी परिसज्जा, जो भी फिनिशिंग की जा रही है उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं यांत्रिक परिसज्जा, इजंट इट। यंत्र के द्वारा हो रहा है तो यांत्रिक परिसज्जा। अब हम रासायनिक परिसज्जा देखेंगे। कुछ परिसज्जा में, कुछ फिनिशिंग में रसायनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला जो बात हम कर लेंगे वो हम कहेंगे मॉइस्चराइजिंग की। मॉइस्चराइजिंग क्या होती है, तो ये मॉइस्चराइजिंग से भी कपड़े पे क्या होती है, चमक लाई जाती है और चिकनाहट, एक तरह का स्मूथनेस पैदा किया जाता है। ठीक है, और क्या इस प्रक्रिया द्वारा वस्त्र में जो अवशोषण की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, मजबूती भी आ जाती है ना। और रेशों पर एक तरह का, इसमें मॉइस्चराइजिंग की क्रिया में एक तरह का कास्टिक सोडे का घोल में डुबोकर और उस पर दबाव दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे केमिकल का यूज हो रहा है। कौन सा केमिकल, कास्टिक सोडा। मॉइस्चराइजिंग की प्रक्रिया में वस्त्र को, कपड़े को कास्टिक सोडा के घोल में डुबोकर फिर उसको सुखाया जाता है, उस पर ताप लगाया जाता है, यानी कि हीट दिया जाता है और दबाव दिया जाता है, जिसके क्या होता है, कास्टिक सोडे से रेशे के, जो कपड़े के रेशे होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, और चिपटे होकर क्या होता है, फिर बनावट को सघन करते हैं, यानी कि झीनापन को दूर करते हैं। ठीक है, इससे कपड़े में मजबूती आती है, कड़ापन आता है और बेहतरीन चमक भी आती है। समझ में आ गया सिनाइजिंग प्रक्रिया। मॉइस्चराइजिंग की, मॉइस्चराइजिंग कॉटन होता है, आप देखेंगे ग्लेज होता है कॉटन के कपड़े में। एक साधारण कॉटन है जिसपे की मॉइस्चराइजिंग नहीं की गई और एक कपड़े पर मॉइस्चराइजिंग की गई है। ठीक है, जो सूट वगैरह के कपड़े होते हैं, साड़ी वगैरह के होते हैं, उसमें मॉइस्चराइजिंग की गई होती है, तो उसमें एक अलग सा साइन भी आता है, चमक आती है, मजबूती तो आती है, साथ में मॉइस्चराइजिंग से साइन भी आती है। मॉइस्चराइजिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, कपड़े को कास्टिक सोडा के घोल में डुबोकर उस पर एक समान ताप, तनाव और दबाव डाला जाता है, जिससे कास्टिक सोडा के वजह से क्या होता है, आपके जो रेशे होते हैं फूल जाते हैं और दबाव पड़ने पर भी चिपटे हो जाते हैं। चिपटे हो जाएंगे तो जितना भी झीनापन होगा उसको भर देते हैं, इजंट इट। ये किस पे, ये विशेष रूप से सूती के कपड़ों पर की जाती है, आपके लिनन के कपड़ों पर की जाती है ना। आपके जो उलन कपड़े हैं उस पर बहुत कम परिसज्जा की जाती है, इजंट इट। नेक्स्ट है सिलवट प्रतिरोधी बनाना, यानी कि केमिकल के सहायता से जो ग्रीस रेसिस्टेंट किया जाता है कपड़े को, यानी कि सिलवट नहीं पड़ेगा, आप उसको ज़्यादा बार बार प्रेस करने की, आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस जो आपके सिलवट प्रतिरोधी से क्या होता है, कपड़े में सिकुड़न नहीं आती है, सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, इसके लिए भी एक केमिकल का यूज किया जाता है। ग्रीस रेसिस्टेंट बनाने के लिए कौन सी केमिकल यूज करेगी, तो फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड। क्या यूज करते हैं, फिनॉल, इसमें इसे दिख नहीं रहा है, फिनॉल यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है सिलवट प्रतिरोधी बनाने के लिए। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड और तथा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे लिख दूं,
देखिए फिनॉल हो गया, फिर यूरिया, यूरिया आप लोग, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है, फार्मेल्डी फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का, यानी कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का यूज किया जाता है किसके लिए, सिलवट प्रतिरोधी बनाने के लिए। इस परिचर्या में, सिलवट प्रतिरोधी परिचर्या में, ग्रीस रेसिस्टेंट में फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका जल विभेद परिचर्या, यानी कि वाटर प्रूफिंग की जाती है, जिससे क्या बनेगा, वाटर प्रूफिंग से आपका छाता का कपड़ा बनेगा, पॉलीथीन बनेगा, तिरपाल बनेगा, है ना, जिसके भीतर पानी का प्रवेश ना हो, रेनकोट बनेगा। इससे इस जो परिचर्या होती है वाटर प्रूफिंग, इससे ऐसे कपड़े बनते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए वस्त्र का जो सतह होता है, जो सरफेस होता है, उस पर कौन सी केमिकल यूज की जाएगी, तो रेसिन, तारकोल, एल्युमिनियम, मोम आदि का लेप लगाया जाता है। किनका लेप लगाया जाता है, रेसिन, तारकोल, एल्युमिनियम और मोम का लेप लगाया जाता है, जिससे कि वस्त्र को, कपड़े को वाटरप्रूफ बनाया जाता है। वाटरप्रूफ कपड़े कब काम आते हैं, आपके रेनकोट हो गया, आपका छाता हो गया, पॉलीथीन हो गया, तिरपाल हो गया, सब क्या है, ये वाटरप्रूफ कपड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो परिचर्या की जाएगी वो कीट सुरक्षा, यानी कि मोथ प्रूफिंग की जाएगी। कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए कपड़े पे आपकी मोथ प्रूफिंग की जाती है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कौन सी केमिकल यूज हो जाएगी, तो फ्लोराइड और सिलिकोफ्लोराइड, क्या यूज किया जाएगा, फ्लोराइड और सिलिकोफ्लोराइड जैसे पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ये ना, हाँ, ये मतलब विषैले होते हैं, टॉक्सिस केमिकल होते हैं। कौन, फ्लोराइड और सिलिकोफ्लोराइड टॉक्सिस केमिकल होते हैं, जिससे कि कीड़े मकोड़े वस्त्र के संपर्क में नहीं आते हैं और मर जाते हैं, इजंट इट। उसके बाद फुफदी अवरोधक किया जाता है, माल्डी प्रूफिंग की जाती है। ये स्पेशली जो आपके सूती के कपड़े होते हैं, उलन कपड़े होते हैं, रेयॉन होता है, लिन होता है, इस पर फुफदी लग जाती है ना। अगर हम इसको अच्छे से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो इसको फुफदी लग जाएगी, थोड़ी सी भी नमी होगी तो इन कपड़ों पर फुफदी लग जाती है, तो वस्त्र हमारे खराब हो जाएंगे, उलन कपड़े खराब हो जाएंगे, लिनन खराब हो जाएगा, आपकी सूती खराब हो जाएगी। स्पेशली ये जो कपड़े होते हैं इस पर फुफदी लग जाती है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, कौन सी केमिकल का यूज हो जाएगा फुफदी के लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड जैसा केमिकल यूज किया जाता है। फुफदी से बचाव के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, तारपीन के तेल और तथा फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से कपड़े पर फुफुंदी नहीं लगती है। आप सारे केमिकल का नाम जिसमें मैं बोल रही हूँ नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग में क्या कहते हैं, ऊन का जो गंदगी होता है उसको हटाने के लिए किया जाता है। ऊन, जब आपका जो कच्चा जो ऊन होता है, जो हमने ऊन प्राप्त किया है जानवरों से, तो क्या होता है उसमें बहुत सारी गंदगी लगी होती है, अशुद्धियाँ लगी होती हैं, तो उसको क्या कार्बोनाइजिंग से हटाया जाता है। ऊन की गंदगी, स्पेशली ऊन की गंदगी को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर ऊन का जो चिपचिपापन, जो गोंद वगैरह लगे रहते हैं, उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी फायर प्रूफ की, फायर प्रूफ कपड़े, ठीक है, जो कि अग्निरोधक जो लोग होते हैं वो पहनते हैं। फायर प्रूफ कपड़े कैसे बनते हैं, तो फायर प्रूफ के लिए क्या होता है, उस पर भी एक केमिकल लगाया जाता है, उस केमिकल का नाम है बोरेक्स एसिड, बोरेक्स एसिड और अमोनियम सल्फेट का यूज किया जाता है। कपड़े को अग्नि प्रूफ बनाने के लिए, यानी कि फायर प्रूफ बनाने के लिए बोरेक्स और अमोनियम सल्फेट, बोरेक्स एसिड और अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, इजंट इट। कपड़े को अग्नि प्रूफ बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बोरेक्स एसिड और अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके क्या होता है, कपड़ा हमारा, इस पर लेप लगाया जाता है, कपड़े पर, कपड़े के सरफेस पर लेप लगाया जाता है, जिससे कि हम वो कपड़ा कैसा हो जाता है, आपके फायर प्रूफ हो जाता है, जो कि अग्निशमक वगैरह इस्तेमाल करते हैं। यही जो आपका मतलब इसके बचाव करता है, कपड़े का बचाव करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका ब्लीचिंग के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग से क्या होता है, ब्लीचिंग से कपड़े पर सफ़ेदी आती है, हम ब्लीच करते हैं, ठीक है। तो ब्लीच से क्या होता है, दाग धब्बे रिमूव होते हैं। महिलाएं फेस में भी ब्लीचिंग करती हैं। ब्लीचिंग क्यों करती हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके, ताकि उनके जो फेस पे दाग धब्बे हैं सब रिमूव हो जाए। तो उसी तरह कपड़े पे भी ब्लीचिंग की जाती है, कपड़े पे सफ़ेदी लाने के लिए। स्पेशली सूती और लेलिन के जो कपड़े होते हैं, लीलन के कपड़े, उस पर क्या कहते हैं, ब्लीचिंग की क्रिया की जाती है। इसके लिए कौन सा केमिकल यूज हो जाएगा, तो इसके लिए जो आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और आपका ये हो जाएगा क्लोरीन
क्लोरीन लाइम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीनेटेड लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। सूती कपड़े पर और आपके लीलन के कपड़े पर ब्लीचिंग के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीनेटेड लाइम, कौन सी लाइम? क्लोरीनेटेड लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। और ऊनी कपड़ों पर ब्लीच करने के लिए क्या किया जाएगा? ऊनी और रेशमी पर ब्लीच करने के लिए डीऑक्सीडाइजर ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, आपको जब उलन कपड़े पे और सिल्क के कपड़े पे ब्लीच करना होगा तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और जब सूती कपड़े पर और लीलन के कपड़े पर ब्लीच करना होगा तो सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीनेटेड लाइम का इस्तेमाल करेंगे। क्यों अलग अलग यूज़ करेंगे? क्योंकि जो आपके जो ऊनी कपड़े हैं और जब आपका रेशमी कपड़ा है वो क्या है? जंतु जगह से प्राप्त किया जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो गुण हैं अलग हैं। और जो लीलन है और जो कपास है वो हम सेलुलोज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग है, तो दोनों के लिए ब्लीचिंग करने के लिए केमिकल भी अलग अलग होगा, इजंट इट? आप जानते हैं ना कि किसी कपड़े पर अम्ल का अलग प्रभाव पड़ता है, क्षार का अलग प्रभाव पड़ता है। हम आपको इससे पढ़ा चुके हैं कि किन कपड़ों पर अम्ल के लिए अच्छा प्रभाव है, किन कपड़ों पर क्षार के लिए अच्छा प्रभाव है। तो इसीलिए जब ब्लीचिंग की बात आती है तो ऊनी और रेशमी कपड़ों पर ब्लीचिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और सूती और लीलन पर ब्लीच करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीनेटेड लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी स्नेक। एंटी स्नेक क्या होता है? तो एंटी स्नेक का मतलब होता है वस्त्र को उजड़ने से बचाने के लिए, यानी कि मतलब कि उसकी जो विद्युत चार्ज को कम किया जाता है। ठीक है, एंटी स्नेक का मतलब है कि वस्त्र पर जो विद्युत चार्ज बनता है उसको कम किया जाता है। एंटी स्नेक का आविष्कार एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे पेल। क्या नाम था? एंटी स्नेक का आविष्कार जे पेल ने किया था। किसने किया था? जे पेल ऐसे लिखेंगे। एंटी स्नेक का आविष्कार एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे पेल ने किया था। एंटी स्नेक का मतलब होता है वस्त्र पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाता है उसको कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मिट्टी और दाग धब्बों को कैसे हटाया जाएगा, किस केमिकल का, उसके प्रूफ बनाने के लिए, मतलब उसे रेसिस्टेंट करने के लिए। तो इससे क्या होता है? इस विधि में मिट्टी और धूल के बचाव के लिए बचाव किया जाता है, मतलब ऐसे केमिकल्स लगाए जाते हैं जिससे कि मिट्टी और धूल कण से वस्त्रों पर जल्दी जमे नहीं, मतलब रिलीज हो जाए। ठीक है, सॉइल रिलीज फिनिशिंग की जाती है, यानी कि डस्ट उस पर कपड़े पर जल्दी टिके नहीं। ठीक है, बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंटी श्रिंक परिसज्जा। एंटी श्रिंक परिसज्जा मतलब कि कपड़े को सिकुड़ने से बचाने के लिए इस प्रकार की परिसज्जा दी जाती है। इसके लिए हम ऊनी के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन से केमिकल? तो मोलेनियम फॉर्मेल्डिहाइड। कौन सा? ऊनी वस्त्र की परिसज्जा के लिए हम क्या करते हैं? आपके मोलेनियम फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या चीज करते हैं? आपके मोलेनियम फॉर्मेल्डिहाइड ऊनी वस्त्रों के लिए, और कॉटन के लिए हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपका क्या था? ये हम लोगों ने परिसज्जा पढ़ा कि परिसज्जा कितने प्रकार की होती है। तो परिसज्जा हमने देखा कि 2 प्रकार की होती है। आपकी एक यांत्रिक परिसज्जा यानी कि मैकेनिकल फिनिशिंग, ठीक है, और दूसरा हमने रासायनिक फिनिशिंग देखी यानी कि केमिकल फिनिशिंग, इजंट इट? उसके बाद हमने देखा कि परिसज्जा क्यों करते हैं। तो परिसज्जा से हम क्या करते हैं? वस्त्र की जो कमियां होती है उसको छुपाते हैं, उसके बाहरी जो टेक्सचर होता है उसको आकर्षक बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। वस्त्र में हम विभिन्नता लाते हैं। एक ही प्रकार का जो वस्त्र होता है क्वालिटी का, उसको हम परिसज्जा के माध्यम से अलग अलग रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? विभिन्नता आती है, वस्त्रों की उपयोगिता बढ़ जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है, उसका रख रखाव सिंपल हो जाता है, इजीली हम रख सकते हैं। हम वस्त्र में का वजन को बढ़ाते हैं, है ना, उसको आकर्षक दिखाते हैं। तो ये परिसज्जा, इस उद्देश्य से हम परिसज्जा करते हैं, इजंट इट? तो आई थिंक आपको क्लास समझ में आया होगा। आज क्लास टफ नहीं था, बस इसके जो टर्म है, जो केमिकल और जो टर्म जो हमने इसमें जो टर्म इस्तेमाल करी, उस टर्म को आपको याद करना होगा कि एंटी श्रिंक परिसज्जा में क्या किया जाता है, कौन सी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, आपकी ब्लीचिंग में कौन सी ब्लीचिंग का तात्पर्य क्या होता है, कौन सी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, फायर प्रूफ में कौन सी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोनाइजिंग में क्या किया जाता है, फुफदी अवरोधक के लिए कौन सी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जल विभेदन के लिए कौन सी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके ग्रीस रेसिस्टेंट के लिए कौन सी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग में कौन सी केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सब बातों पर आपको ध्यान देना होगा। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मोयरिंग क्या है, नक्काशी क्या है, क्रेपिंग क्या होता है,
ठीक है। ग्लेजिंग क्या कहते हैं, सीनाइजिंग से मतलब क्या होता है, सेयरिंग क्या होती है, साइजिंग और ड्रेसिंग क्या है, टेटरिंग क्या कहलाता है, रोएं उठाना कैलेंडरिंग क्या होती है, ठीक है, सीजनिंग क्या है। इन सब बातों को आपको याद में रखना होगा, नहीं तो ऐसे कुछ ज़्यादा आज का टॉपिक टफ नहीं था, बस आपको टर्म्स को याद करना है, टर्म्स को याद करना है, केमिकल्स के नाम याद करना है। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।